अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आज आपसे बात करनी है कुछ सहाफ़त और अहले सहाफ़त के हवाले से। पहली बात तो ये है कि सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है और दूसरा सहाफ़ी अपने साथ ख़ुद क्या कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए कि सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, तो बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा कि सहाफ़ियों के साथ इंतहाई बुरा हो रहा है। जो सलूक हो रहा है पूरे पाकिस्तान भर में, वो नाकाबिले बयान है। और जो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसके मुताबिक 2021 तक पाकिस्तान जो था वो दुनिया में 145वां मुल्क था जहां सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। लेकिन इस एक साल के अंदर यानी 2022 में पाकिस्तान की 12 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है और पाकिस्तान 145 से 157 नंबर पर चला गया है। यहाँ सहाफ़ियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जो जिसके साथ जी चाहता है वो उसके साथ करता है। ऐसे में सच बात कहना, आज़ादी इज़हार राय और अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आमतौर पर होता क्या है कि सहाफ़ियों को तीन तरफ से थ्रेट्स होते हैं, तीन तरफ से आमतौर पर तंग किया जाता है। पहली बात तो ये होती है कि हुकूमत की तरफ से, दूसरी बात होती है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और तीसरी बात माफियाज होते हैं जो सहाफ़ियों के लिए मुस्तकिल दर्द सर होते हैं और उनकी जान के लिए, इवन उनके जो है मालो जान के नुकसान के दर पे होते हैं और उनको उनसे हमेशा ही ख़तरा रहता है। तो असल में होता ये है कि अगर हुकूमत की तरफ से ये थ्रेट्स ना हों, अगर हुकूमत की तरफ से सपोर्ट हो, तो बाकी जो दो अनासर हैं उनको भी कवर किया जाना आसान होता है। वो कहा जाता है ना कि एक बादशाह था और वो किसी सफ़र से गुज़र रहा था, फ़ौज भी उसके साथ थी। उसको प्यास लगी तो कोई और से पानी ना मिला। एक साथ ही अनार का एक बाग था और उसने कोशिश की कि अपने राया से कहा कि मुझे पानी मिल जाए, इसी अनार का जूस ही मिल जाए। तो वो जब तोड़ने के लिए गए तो उन्होंने रोक लिया बादशाह ने और उन्होंने कहा नहीं, पहले जाओ इसके मालिक को ढूंढो और उसे मुआवजा अदा करने के बाद आपने ये मेरे लिए रस ले आना है, ये अनार ले आना है। तो वो ढूंढने लगे, मालिक मौजूद नहीं था। तो उनके मसाहिबीन ने, बादशाह के मसाहिबीन ने मशवरा दिया कि जी एक अनार की तो बात है, आप ले लें। तो बादशाह ने एक तारीखी जुमला कहा, उसने कहा जी अगर बादशाह बिला इजाज़त के एक अनार भी खा लेता है तो उसकी जो फ़ौज है, उसके मसाहिबीन है और जो रियाया है वो पूरा का पूरा बाग उजाड़ देगी। पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ इस तरह की है कि हुकूमत जब खुद गद्दारी के मुकदमात दर्ज करेगी, जब खुद ही वो मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करेगी, तो फिर ऐसे ही होगा। पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतरम मिनल्ला ने एक खूबसूरत बात की। उन्होंने पीटीआई का एक केस था, हेयरिंग थी और उनसे कहा गया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि आप असम्बलियों में जाएं और मैं भी एडवाइस कहता हूं कि आप असम्बली में क्यों नहीं जाते आप। तो उस वक्त उनके वकील ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा। उसने कहा जी कि हमें इस्लामाबाद जाने के लिए गद्दारी और बगावत के मुकदमात से और दहशतगर्दी के मुकदमात से गुजर कर जाना पड़ता है। तो जब हुकूमत अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस किस्म के मुकदमात दर्ज करेगी तो ब्यूरोक्रेसी भी साफ ज़ाहिर दर्ज करेगी और माफियाज भी आज़ाद होंगे, वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऐसे ही मुकदमात दर्ज कराएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम है, आज़ादी इज़हार राय है और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इवन भारत 150वें नंबर पर है। श्रीलंका को देखा जाए तो वो भी 146 नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान की हालत इंतहाई ख़राब और 157वें नंबर पर चला गया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि हुकूमत को कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही मैं दूसरी बात और भी कहूँगा कि इसमें कुछ ना कुछ किरदार सहाफ़ियों का अपना भी है। यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि हुकूमत या दूसरे लोग सहाफ़ियों के साथ क्या कर रहे हैं और सहाफ़ी अपने साथ क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सहाफ़ी अपने साथ भी बहुत गलत सलूक कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, सहाफ़त शुत्र बेमहार बन गई है। जो जिसका जी में आता है, जो सहाफ़त के बुनियादी असूल थे, जो सहाफ़त के बुनियादी मकासद थे और जो बुनियादी चीज़ें थी, उनको छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ एडिटोरियल जो रोल होता था, एक एडिटर का रोल होता था, वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ये है कि जो रिपोर्टर्स और जो दीगर लोगों के जो बस में आता है वो चल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। तो मैं समझता हूँ कि कुछ हमें खुद अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। इस हवाले से मैं एक दो तजावीज़ देना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो ये सहाफ़त है ये एक प्रोफेशन है और जितने भी प्रोफेशन होते हैं
उनमें क्या किया जाता है कि अपना एहतसाब खुद किया जाता है। आप जितने भी इदारे देख लें, आप वकला को देख लें, उनकी एक साबजेर कौंसिल है, मौजूद है। इसी तरीके से आप जजेस को देख लें, जुडिशल काउंसिल मौजूद है। आप डॉक्टर्स को देख लें, उनकी एक मेडिकल काउंसिल मौजूद है। वो जितनी भी शिकायत उनके डॉक्टर्स, वकला, जजेस के खिलाफ होती हैं, वो डायरेक्ट पुलिस के हाथ में नहीं जाती हैं, वो पहले उनके अपने पास आती है और कहा जाता है कि मुझे अपने हाथ में ही अच्छी लगती हैं, किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिए जाते। तो प्रोफेशनल जो इदारे हैं, उनका तकाजा होता है कि उनके एक अपनी ही एक एहतसाब की बॉडी हो, अकाउंटेबिलिटी बॉडी होनी चाहिए, जो खुद ही अपने लोगों का एहतसाब करे। अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनका तदारुक किया जाए। और ये सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि मैं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इवन ऐलान नबूवत से भी पहले की एक मिसाल दूंगा कि आपने शायद अक्सर पढ़ा होगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक ऐलान नबूवत नहीं किया था, सिर्फ सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। और उस वक्त सूरत हाल क्या थी कि जो मक्का था वो तिजारत का एक मरकज़ था, लेकिन वहाँ कुछ काली भेड़ें जमा हो गईं और बाहर से लोग जो तिजारत के लिए आते थे उनसे सामान ले लिया जाता था और उनको रकम या उसका मुतबादिल सामान की अदायगी नहीं की जाती थी। उससे रिज़ल्ट ये हुआ कि बतौर तिजारती सेंटर, ट्रेड सेंटर, मक्का बदनाम हो रहा था। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अगरचे ऐलान नबूवत नहीं किया था, लेकिन एक तंजीम बनाई गई। और उस तंजीम का मकसद क्या था? वो सिर्फ अपने लोगों को एहतसाब करना था। यानी वो जो उस वक्त ताजिर वहाँ मौजूद थे, आड़ती मौजूद थे, और जो बाहर से आने वाले ताजरों से सामान लेते और उनको मुआवजा नहीं देते थे, उनको उसका इफ्जाना नहीं देते थे, उनके खिलाफ के आइंदा बाहर से आने वालों को तंग नहीं किया जाएगा। तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो हमारे सेंट्रल लेवल पर हैं, मैं PF UJ की सतह भी कहना चाहूँगा कि इस हवाले से बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए और हमारे वफाक की तर्ज पर, फिर सूबों में और फिर रीजनल सतह पर कुछ इस किस्म की बॉडीज़ होनी चाहिए कि बाहर के लोग अगर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वो उन बॉडीज़ के पास आनी चाहिए और उनको चाहिए कि उसकी तहकीक करे। और अगर हमारे अंदर काली भेड़ें जो यकीनन मौजूद हैं उनका एहतसाब किया जाए। हमारे यहाँ यकीनन ब्लैक मेलर्स मौजूद हैं, उनकी वजह से होता यह है कि जो हमारे जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, जो आमिल सहाफ़ी हैं, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और यही वजह है कि मुल्तान में पिछले दिनों, मिसाल चंद दिनों के अंदर बहुत सारे मुकदमात हुए। एक हमारे निजी एक मकामी रोज़नामा है बैठक, उसके चीफ रिपोर्टर को रात को गिरफ्तार कर लिया गया। शकील बलोच पर मुकदमा हुआ, इसी तरीके से यासीन लक पर एक मुकदमा हो गया है। तो एक सीरीज़ है जो चल रही है। तो कहा जाता है कि इसमें जो मलिक आज़म साहब हैं, मैं ख़ास तौर पर, मैं ज़ाती तौर पर भी उनके जानता हूँ, अगरचे उनमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी औरत के अगवा में और यहाँ से बहावलपुर जाकर उसमें मुलव्वस हों। और जो उनके करीबी लोग बता रहे हैं वो इंतहाई बता रहे हैं कि बिल्कुल सिरे से इसका कोई वजूद ही नहीं है और एक बिल्कुल जो मुकदमा नाम नेहाद और बिल्कुल गलत मुकदमा दर्ज कराया गया है। बल्कि वो तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इस मुकदमे के पीछे कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक साहब और DC मुल्तान ताहिर भट्टू साहब और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर महमूद साहब जो है ना मुलव्वस है, उनके कहने पर यह मुकदमा मुबैना तौर पर दर्ज कराया गया है। तो एक तो मैं अपनी सूबाई गवर्नमेंट से कहूँगा कि देखें, खुदारा इस तरह ना करें। अगर आप सहाफ़त का गला घूंटने पर तुले हुए हैं तो फिर ऐसा होगा कि यहाँ जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये सहाफ़ी हैं जो तमाम मसाइब बर्दाश्त करके मुआशरे की आवाज़ और कमज़ोर तबकात की आवाज़ बने हुए हैं। और दूसरा, ख़ास तौर पर मैं मुल्तान डिवीज़न की मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट से भी कहूँगा कि चूँकि देखें, आमिर खटक साहब आपका एक नाम है, आपका एहतराम किया जाता है, आप बतौर DC भी यहाँ रह चुके हैं और आप एक अदबी ज़ौक़ रखते हैं और आपका ख़ास एहतराम किया जाता है। अब चूँकि आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व हो रहा है कि आपने ये मुकदमा दर्ज कराया, तो मैं समझता हूँ कि इसको खोटा और खरा अलहदा करें और इसको फौरी तौर पर देखें। और अगर बिल्कुल वो बेगुनाह है और बिल्कुल गलत तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है तो ना सिर्फ ये मुकदमा दर्ज ख़त्म होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो शरीफ आदमी मलिक आज़म साहब, उनसे बाकायदा माफ़ी मांगी जानी चाहिए। तो दूसरी तरफ मैं अपने सहाफ़ियों से भी कहूँगा कि खुदारा अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, अपना ज़ाती एहतसाब करें और अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों को यहाँ से निकालें, वरना ये सहाफ़त बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी आज की मारूज़ात थी और मैं चाहूँगा
कि हमारे यहाँ जो हमारे मुल्तान की सतह तक भी, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब की सतह तक हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब मैं एक दो के नाम लूँगा तो शायद दीगर नाराज़ हो जाएंगे। देखें, जो हमारे जो कौमी रोज़नामे हैं उनके जो रेजिडेंट एडिटर्स हैं, और इसी तरीके से हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ़ एडिटर्स हैं, इसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उनके चैनल्स के जो ब्यूरो चीफ्स हैं, मैं समझता हूँ उन पर गहरी जिम्मेदारी होती है कि अगर वफाक पर और मरकज़ पर और पाकिस्तान की सतह तक ऐसा इदारा नहीं बनता तो कम अज़ कम वो मुल्तान की सतह तक और जनूबी पंजाब की सतह तक वो लाजमी ये इदारा बनाएं, ऐसी कोई कमेटी और कौंसल बनाएं कि अगर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो वो उनके पास आनी चाहिए, वो इसकी तहकीकात करें, और अगर वो वाकई गिल्टी पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरीके से इंतज़ामिया भी सहाफ़ियों को इस तरीके से ना, मेरे ख्याल में ज़्यादती ना करे, और जिस तरीके से उन्होंने एक सीरीज़ चलाई हुई है मुकदमात दर्ज करने की, ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं होगा। और हमारे जो ये यहाँ के इंतज़ामिया के लोग हैं और अफसरान हैं ख़ास तौर पर, ये कोई वो बहादुरी का काम नहीं कर रहे, ये उनके कैरियर पर एक दाग लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसको लाजमी धोएंगे और इसको साफ़ करेंगे। और अगर बाकी कोई काली भेड़ें हैं हमारे अंदर, ब्लैक शीप्स हैं, तो उनके खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी गुजारिशात थी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।